हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं भैया। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं दोस्त बहमनी साम्राज्य। तो इसके पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था और दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों को देख चुके हैं दोस्त। अब हम लोग आगे देखते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे दोस्त। LTGIC प्रवक्ता और यूपी TGT PGT के सिलेबस में ये टॉपिक है बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बहमनी साम्राज्य। तो आइए देख लेते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। ठीक है दोस्त। तो देखिए, दक्कन में अमीरान ए सदह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई दोस्त। तो जफर खां 1347 से 1358 ईस्वी में ये पहला शासक था बहमनी साम्राज्य का। तो जफर खान नामक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में शासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहमदाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा 4 प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासन के अधीन था। गुलबर्गा की तरफ से गुलबर्गा की तरफ सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया था तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करके ही नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। अपने शासन के अंतिम दिनों में बहमन शाह ने दाबुल पर अधिकार किया, जो पश्चिम समुद्र तट पर बहमनी साम्राज्य से सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। कहा जाता है कि वह अपने को अर्ध पौराणिक ईरानी योद्धा बहमन शाह का वंशज मानता था, किंतु लोक श्रुतियों के अनुसार बहमन शाह उसके ब्राह्मण अथवा आश्रयदाता के प्रति आदर का प्रतीक था। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। मोहम्मद शाह प्रथम। अगला शासक कौन था भैया? बहमनी साम्राज्य का मोहम्मद शाह प्रथम। उसने शासन का कुशल संगठन किया। उसके काल की मुख्य घटना विजयनगर तथा वारंगल से युद्ध तथा विजय थी। इसी काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ, जिससे रक्षा संगठन में एक नई क्रांति पैदा हुई। सेना के सेनानायक को वजीर ए उमरा कहा जाता था। उसके नीचे बारबरदान होते थे। अगला शासक कौन हुआ भैया? ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईस्वी तक शासन किया। यह बहमनी वंश के सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से एक था। उसने एशियाई विदेशियों या अफगानियों से बहमनी साम्राज्य में आकर अस्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप बहमनी अमीर वर्ग अफ्रीकी और दक्कनी 2 गुटों में विभाजित हो गया। यह दल बंदी बहमनी साम्राज्य के पतन और विघटन का मुख्य कारण सिद्ध हुआ। फिरोज शाह बहमन सबसे अच्छा कार्य प्रशासन के बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करता था। कहा जाता है कि इसी से दक्कनी ब्राह्मण प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। उसने दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। सुल्तान ताजुल फिरोज शाह द्वारा पश्चिम एशियाई देशों जैसे इराक, ईरान, अरब देशों से विदेशी मुसलमानों को भी आमंत्रित किया और उन्हें प्रशासन में उच्च पद दिया। उसने अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली। गुलबर्गा युग के सुल्तानों को यह अंतिम सुल्तान था। इसका शासनकाल गुलबर्गा के संत गेदू सराज के साथ संघर्ष के कारण दूषित हो गया। शिहाबुद्दीन अहमद 1422 से 1446 में उसने सर्वप्रथम गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाई।
बहमनी साम्राज्य की इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद नाम दिया। आगे देख लेते हैं दोस्त। अहमदनगर के शासनकाल में इस दलगत राजनीतिक दक्कनी एवं अफ्रीकी के सांप्रदायिक रूप ले लिया था, क्योंकि सुल्तान ने ईरान से शिया संतों को भी आमंत्रित किया। खुरासान में स्थित इसफसरी राई का कवि शेख आजरी उसके दरबार में आया था। उसका शासनकाल न्याय एवं धर्मनिष्ठता के लिए प्रख्यात था, अतः उसे इतिहास में अहमद शाह वली या संत अहमद भी कहा जाता है। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1498 ईस्वी तक शासन किया। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद अपने पिता अहमद शाह प्रथम की भांति योग्य एवं संकल्प युक्त शासक नहीं था। उसके शासनकाल में अफाकियों के आगमन पहले से कहीं अधिक बढ़ गए। इसी काल में ईरानी अफाकी निवासी महमूद गवा का उत्कर्ष हुआ। वह पहले एक व्यापारी था से व्यापारियों के प्रमुख मलिक तुज्जार की उपाधि मिली। इसी काल में उड़ीसा के गजपति नरेशों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का सूत्रपात हुआ दोस्तों, और दक्षिण की ओर उसे विस्तारवाद के परिणामस्वरूप बहमनी एवं गजपति सेनाओं के कई बार युद्ध हुआ। फरिश्ता एवं बुरहाने मुआसिर के लेखक से हमें ज्ञात होता है कि उसने मस्जिदों, सर्वाधिक विद्यालयों एवं दातव्य संस्थाओं की स्थापना की। अपनी राजधानी बीदर में एक अस्पताल का निर्माण करवाया। उसने यहाँ 2 सुंदर गांव धार्मिक दान के रूप में दिए थे, ताकि इन गांवों के राजस्व को पूर्णतः दवाओं एवं पेय पदार्थों की आपूर्ति में लगाया जा सके। हुमायूं अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं शासक बना। वह इतना निष्ठुर था कि उसे जालिम की उपाधि दी गई थी। उसे दक्कन की नीरो भी कहा जाता था। उसने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। हुमायूं की मृत्यु के समय उसके पुत्र निजामुद्दीन अहमद की आयु केवल 8 वर्ष की थी। इस कारण हुमायूं ने अपने जीवनकाल में ही एक प्रशासनिक परिषद की स्थापना की, जिसमें राजमाता गवा सहित 4 व्यक्ति थे। मोहम्मद गवा 1463 से 1482 राज्यारोहण के समय मोहम्मद द्वितीय की आयु केवल 9 वर्ष थी। महमूद गवा इसका प्रधानमंत्री बना। उसके शासनकाल में ख्वाजा जहां की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात महमूद गवा को ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की गई। महमूद गवा ने अपरिमित राजभक्ति से बहमनी राज्य की सेवा की तथा कुशल कूटनीतिक व सैनिक नेतृत्व ने उसे ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सबसे पहले उसने मालवा पर अधिकार कर लिया। उसकी सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सफलता गोवा पर अधिकार प्राप्त करना था। गोवा पश्चिमी समुद्री तट का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह था। यह विजयनगर का संरक्षित राज्य क्षेत्र था। महमूद गवा ने नवविजित प्रदेश सहित भूतपूर्व 4 प्रांतों को अब 8 तरफों में विभाजित किया। बरार को गाविल और माहूर, गुलबर्गा को बीजापुर एवं गुलबर्गा, दौलताबाद को दौलताबाद एवं जुन्नार तथा तेलंगाना को राजमुंद्री और वारंगल के रूप में विभाजित किया गया। उसने प्रत्येक प्रांतों से थोड़ी थोड़ी जमीन लेकर उसे खालसा भूमि परिवर्तित किया। इसके अतिरिक्त प्रांतीय गवर्नरों के सैनिक अधिकारियों में भी कटौती की गई। अब पूरे प्रांत में केवल एक किले को ही प्रत्येक गवर्नर के अधीन रहने दिया गया। महमूद गवा ने भूमि की व्यवस्थित पैमाइश, ग्रामों की सीमा का निर्धारण और लगान निर्धारण की जांच कराई। महमूद गवा बड़ा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सुरुचि संपन्न व्यक्ति था। वह विद्वानों का महान संरक्षक था। उसने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त आगे। महमूद गवा ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को न केवल बहमनी साम्राज्य तक सीमित किया अपितु उसके बाहर इराक, मिस्र, ईरान, टर्की सुल्तानों के साथ पत्र व्यवहार भी किया। किंतु इस महान व्यक्ति का अंत 1481-82 ईस्वी में मोहम्मद द्वितीय ने इसे राजद्रोह के आरोप में फांसी मृत्युदंड दे दिया। इसका मुख्य कारण अफाकियों एवं दक्कनियों के मध्य वैमनस्यता थी। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में यह बीजापुर का तरफदार गवर्नर था। बहमनी साम्राज्य का पतन महमूद गवा की मृत्यु के 2 दशक के भीतर बहमनी साम्राज्य का तीव्र गति से पतन प्रारंभ कर दिया। और 15वीं शताब्दी के अंत तक बहमनी साम्राज्य का तीव्र गति से पतन प्रारंभ हो गया। शिहाबुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल 1482 से 1518 में प्रांतीय वफादारों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करना प्रारंभ कर दिया और 15वीं शताब्दी के अंत तक बहमनी साम्राज्य खंडित हो गया। महमूद शाह और उसके उत्तराधिकारी एक तुर्की सरदार विदेशी अमीर अल बरीद के हाथों की कठपुतली मात्र थे, जो इन सुल्तानों के शासनकाल में साम्राज्य का वजीर था। इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह शाह था। 1527 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। आगे देख लेते हैं दोस्त आगे। सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूद कासिम बरीद को वजीर या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद बहमनी साम्राज्य का विघटन हो गया और उसके स्थान पर 5 नवीन राजवंशों का उदय हुआ। इनके नाम इसके संस्थापकों की उपाधियों पर थे। वीदर का बरीद शाही, वरार का इमाम शाही, अहमदनगर का निजाम शाही, बीजापुर का आदिल शाही और गोलकुंडा का कुतुब शाही। इमाद शाही और निजाम शाही राजवंशों के संस्थापक हिंदू से इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाले दक्कनी लोग थे। बरार सबसे पहले बनी साम्राज्य से अलग होने वाला क्षेत्र बरार था, जिसे फतह-उल्लाह इमाद शाह हिंदू से मुसलमान हो गया था ने 1484 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित करके इमाद शाही वंश की स्थापना की। 1574 ईस्वी में बरार को अहमदनगर को हड़प लिया। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का प्रमुख वीडियो। उम्मीद हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।